बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक्शन में है। असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए अमित शाह सरगर्म है। उनकी निगाह उन तमाम पहलुओं पर है जो पार्टी की जीत की राह हमवार कर सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जात पात और मजहब कार फरमा होती है। मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों की तादाद फैसला कुन हैसियत रखती है, लिहाजा बीजेपी जाट लीडरों को मनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अमित शाह से जाट लीडरों की हुई मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ज़राए क़वानीन पर किसानों का एहतजाज और मनसूखी के बावजूद मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान का एक धड़ बीजेपी पर अभी भी नाराज दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने जाट लीडरों से मुलाकात के दौरान कहा कि आप सब लोग एक हो जाओ, हमें वोट दो, सोचने का काम हम करेंगे। हमारा मकसद पूरी यूपी की तरक्की है। यह मुलाकात क्या कोई रंग लाएगी? क्या बीजेपी मगरबी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अच्छा मुजाहरा कर सकेगी? आपको बता दें देखिए, पहले भी जो चुनाव होते हैं तो गृह मंत्री जी हमेशा जाट समाज से विशेष प्यार करते हैं। और पहले भी हम 2019 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, तो पहले भी मीटिंग हुई है। तो जिस तरह जाट समाज ने 2014 में माननीय मोदी जी पे विश्वास करके भरपूर वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, 2019 में फिर से मोदी जी पे विश्वास करके भरपूर वोट दिया है। तो पूरे जाट सरदारी के प्रमुख लोग थे। जाट समाज इस बार भी 2022 में पूर्ण बहुमत से योगी जी को लेकर आए। देखिए, पूरा समाज एक तरफ नहीं होता, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं। मैं मुजफ्फरनगर जनपद से आता हूँ। हमारे वहाँ पे 6 विधायक हैं, 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी से है। और हम इस बार भी डॉक्टर संजीव बालियान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 विधायक जिता के थे। जो भी उन्होंने आश्वासन दिया है, आरक्षण का मुद्दा था, करने का मुद्दा था, वो सभी जो पूर्णतः हम संतुष्ट हैं। और वैसे शुरुआत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें थोड़ा सा जो हम लोग भड़क रहे थे, लेकिन हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर हैं, इन्होंने जाट समाज को, बुलंदशहर के पूरे जाट को एक पाले पे लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी के साथ। गृह मंत्री जी चौधरी अमित शाह हो गए, पूरे जाट समाज ने स्वीकार कर लिया है। और भाजपा के साथ आज से क्लियर बात है। देखिए, मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से विकास रहा है, और विकास को ही मूल मंत्र और अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुआ जो व्यक्ति है उसका विकास हो, ऐसा मान के भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और जीतती है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र हित में जो भी निर्णय होगा हमें पूरा भरोसा है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी उन सभी जो भी चीजें हमने अभी रखी हैं उन सब का पूरा वो करेंगे। देखिए, पहले भी जो चुनाव होते हैं तो गृह मंत्री जी हमेशा जाट समाज से विशेष प्यार करते हैं। और पहले भी हम 2019 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, तो पहले भी मीटिंग हुई है। तो जिस तरह जाट समाज ने 2014 में माननीय मोदी जी पे विश्वास करके। तो आपको बता दें कि इस वक्त इस मामले को लेकर के तो नाज़रीन, इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओपन इन्विटेशन देते हैं अमित शाह जयंत चौधरी को, क्यों ऐसा, क्यों अब जरूरत पड़ गई जयंत चौधरी की या फिर आरएलडी को? बीजेपी आरएलडी की जरूरत क्यों आखिर बीजेपी को पड़ गई? देखिए, आरएलडी की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही जयंत चौधरी जी की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बहुत सारे, हमारे अमित शाह जी ने वहाँ के जो प्रमुख लोग बुलाए, जो वहाँ के जाट समाज के लोग थे, जिनको गलत तरीके से कुछ भड़काया गया था या किसान मुद्दा को लेकर उनको हमारे भाजपा के प्रति निगेटिव किया गया था, तो उनको बुलाया था। हमने जयंत चौधरी जी को भी उसमें बुलाया था। जैसे वो भटके हुए हैं वैसे और भी लोग भटके हुए थे। अब उसमें जयंत चौधरी जी को यदि हमने इनवाइट किया है तो उन्होंने बड़ा निगेटिव सा आंसर दिया, वो उनको देना भी चाहिए था। भाई, अब आज की डेट में वो सपा के साथ खड़े हैं। आज से कुछ समय पहले जब 2013 के दंगल चल रहे थे
तब अजीत सिंह जी के जो इंटरव्यूज हैं उसको आप देख लीजिए, मनोज झा जी। और वो पानी पी पी के रो रहे थे, कह रहे थे कि सपा ने हमको बर्बाद कर दिया, हमारे जाट समाज को बर्बाद कर दिया, हमारे जाट समाज को खा गए। तो ये तो चुनाव है, और चुनाव में कब कौन किस तरीके का पाला बदल लेगा। तो आपको लगता है कि अभी भी जो है आरएलडी और सपा का जो अलायंस है ये बदल सकता है, ये टूट सकता है? देखिए, हमने तो समाज से बात करी है। देखिए मनोज जी, हम तो कोई समाज के, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ठेकेदार हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब तो समाज अपना आप से समझता है, जिसने उनको बहुत सारा काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है, कोरोना में काम किया है, वो देखता है। मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी को देखता है। इसलिए आपने देखा कितना बड़ा समाज कल इकट्ठा हुआ, लोग कितना हर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। ये आने वाला समय आपको बताएगा कि किस तरीके से। बिल्कुल, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी के नेशनल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका इंद्रजीत जी। ये बताएं, क्या आरएलडी गलत साइड पे है? अमित शाह का कहना है कि आरएलडी ने गलत साइड चूज कर लिया है, क्या ऐसा है? सीनियर पत्रकार है, और आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले ये कब गणेश जी को दूध पिला देते हैं ये कुछ पता नहीं लगता। और मैं कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी एक हमारे पूरे देश के गृह मंत्री किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी प्रयास करता है, हर तरीके से करता है। और मैं कहूं कि मेरा पूरा परिवार एकजुट है। मेरे भाई की हो सकता है उसकी सोच, उसकी समझ अलग हो, मेरी सोच समझ अलग हो, तो बिरादरी में हर जाति के, हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। उन्होंने अपने जो पार्टी से अटैच समाज के लोग थे उनको बुलाया, उनसे पगड़ी पहनी, सम्मान लिया, सम्मान दे रहे हैं, कल को सम्मान लेंगे भी और देंगे भी। ये तो समाज की रीति है। लेकिन आपने इन सब चीजों से कैसे अंदाजा ये लगा लिया जो आप कहना चाह रहे हैं? जयंत चौधरी जी अपना भविष्य देख रहे हैं और वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए, आज जयंत चौधरी जी ने कहीं से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं करा है, वो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो जाट कौम जो है बड़ी स्वाभाविक कौम है, ये अपने कभी भी इज्जत से कंप्रोमाइज नहीं करा करती है। वो लोग कैसे भूल जाएंगे जब जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठियां पड़ी थी, जब बिटिया का हालचाल जानने गए थे, क्या वो अब ये बातें भूल दी जाएंगी? तो इंद्रजीत साहब, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 700 वो उन किसानों की फैमिलीज को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने इनडायरेक्टली मना किया। अगर ऐसी बात थी तो साफ तौर पर खुला ना क्यों नहीं कहा जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में? देखिए ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बात को मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं करा। मैं मेरे से जो बात पूछ रहे हो मैं उसका जवाब ये दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि कल जमात समाज, इन्होंने 2017 में भी सर छोटू राम जी के रिश्तेदार, वो भी शायद वर्मा जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन्होंने वहां पे भी जाट समाज को पिछले 2017 में इकट्ठा करा था और जाट आरक्षण की बात करी थी। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के जो भी पैनल पे मेरे साथी बैठे हैं कि वो जाट आरक्षण की बात कहां तक 5 साल में पहुंची? आप फिर दोबारा से उसी जो एबीसीडी से चले, अब फिर दोबारा आप एबीसीडी पे आ गए। आपने तो जाट आंदोलन का आश्वासन दिया था कि हम लोग आरक्षण की बात करेंगे, आपको आरक्षण दिलवाएंगे, वो 5 साल में बात कहां तक पहुंची? एक बात। दूसरी बात, ये 700 किसान मारे गए। अगर ये 7 मिनट के लिए किसी किसान भाई के घर चले जाते, अपनी संवेदना प्रकट करते, उनके समाज का व्यक्ति, उनके परिवार का व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया, उसके लिए तो मुआवजे की घोषणा करते, उसके परिवार के किसी सदस्य की नौकरी की घोषणा करते, तो मुझे कल की बातें बहुत अच्छी लगती और मैं भी तारीफ करता। पर मेरे को ये सब चीजें बीइंग टाइम, 10 तारीख को वो वोटिंग होनी है, आज हम 27 जी फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माफी भी मांगी और वो तीनों लॉ रिपील भी किए गए। देखिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, आदर है प्रधानमंत्री जी का, वो हमारे सबके प्रधानमंत्री, अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री है। लेकिन 14 महीने बाद आप देखिए, 6 महीने पहले कहा था मैं एक काउंट पे उपलब्ध हूं, वो फोन नंबर नहीं मिला आंदोलन खत्म होने तक, वो जगह हमको नहीं मिली, वो कहां जाना है वो टाइम नहीं मिला। इलेक्शन के करीब आते हुए किसानों को याद किया गया, जाट याद आए। ऋषि मिश्रा साहब ये बता दें कि ये जो ओपन इन्विटेशन जो मिला आरएलडी को, जयंत चौधरी को, ये इसको किस तरह से देखिए इस ओपन इन्विटेशन को? क्या ये कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी के बीच में कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है?
देखिए, एक उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक कहावत बहुत ही चरितार्थ है, जिसके साथ जाट उसी का है लखनऊ में ठाठ। और खासकर पश्चिमी यूपी में ये इक्वेशन जो है कहीं न कहीं प्रचलित है। देखिए, जिस प्रकार से जाट 2014 में, 2017 में और 2019 में बीजेपी के साथ गई, और उसी का परिणाम है कि आप देखिए 2014 में करीब 11 साल के वनवास के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी, 2017 में लौटी, 2014 में देखिए इनके 70 से अधिक सांसद चुन के आए, और 2019 में भी करीब 60 से ऊपर सांसद चुन के करीब 60 के आसपास इनके सांसद चुन के आए। तो कहीं न कहीं जाट जो है वेस्टर्न यूपी में प्रभावी है, तब जब मुसलमान 19% के आसपास जो मुसलमान हैं, वो जब इनके साथ जाट के साथ मुसलमान का इक्वेशन बनता है, तो ये करीब 70 से 80 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावित करता है। सवाल उठता है कि कल जो अमित शाह जी ने जाट नेताओं का जो बैठक बुलाया था, सबसे बड़ा एक पत्रकार के नाम के हैसियत से मैं सवाल करना चाहता हूं कि यह जाट नेताओं की जो बैठक है वेस्टर्न यूपी में क्यों नहीं कराया गया? आप वेस्टर्न यूपी के जाट नेताओं को मनाना चाहते हैं, जाटों को लुभाना चाहते हैं, और आप बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। कहीं न कहीं अमित शाह और बीजेपी के रणनीतिकार को इस बात का भनक था कि यदि अमित शाह वेस्टर्न यूपी में यदि जाके जाट नेताओं से मिलते हैं तो उनका विरोध हो सकता है। आप देख लीजिए, बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता जो हैं बलियान साहब, उनका ही अपने ही गांव में उनका विरोध है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब है कि उनके जो कोर वोट बैंक है, खासकर जाट मतदाता, ग्रामीण मतदाता, वो इस बार उतने कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, खासकर किसान आंदोलन के बाद। अवस्थी साहब, क्यों आखिर ऋषि मिश्रा साहब ने ये सवाल उठाया कि वेस्टर्न यूपी में ही ये मीटिंग क्यों नहीं की गई? दिल्ली में क्यों जाटों को मनाना है, मगरबी यूपी के जाटों को मनाना है, तो वहां पर मीटिंग क्यों नहीं? क्या ये डर था कि वहां पर विरोध का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? गंगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाली एक ही चीज इस पे कहना चाह रहा हूँ जी, कि कहीं भी अभी अमित शाह जी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले कैराना से अपना चुनाव घर घर जाके प्रचार का चालू किया, और वहां पर भी कैराना में भी जाके और एक घर पे गए हैं, और वेस्टर्न यूपी के लगातार उनके प्रोग्राम इस हफ्ते में लगे हुए हैं। और हमारे सभी नेता सभी क्षेत्रों में जाट समाज का जहाँ पे प्रबुद्ध लोग रहते हैं वहां पे भी जाएंगे और मिलके आएंगे। लेकिन ये अब 1 साल बाद, जब 1 साल तक किसान जो है आंदोलन पे रहे, एहतजाज करते रहे, तब तक याद नहीं आई उनकी, जाटों से मिलने नहीं गए, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, अब क्यों याद किया जा रहा है? किसान समाज की जो आंदोलन था और जाट समाज में दोनों में फर्क है। पर माना यही जाता है कि जाट मतलब किसान, किसान मतलब जाट, कहा तो मगरबी यूपी में, वेस्टर्न यूपी में यही जाता है। अवस्थी जी, आपको नहीं मालूम है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी हमारे प्रवक्ता बैठे हुए थे आरएलडी के, और वो बड़ा बता रहे थे कि समाज और जैन जी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मेरे पास कल मैं एक वीडियो देख रहा था 2003 का है, जिसमें अजीत सिंह जयंत जी के पिताजी आंसू भर भर के रो रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरीके से मुसलमानों को और जाटों को लड़ाकर मुलायम सिंह और सपा सरकार ने पूरे वेस्टर्न यूपी को बर्बाद किया है। या तो ये चैनल पे ये बताएं कि उस समय पर जो अजीत जी ने बात कही थी कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो बड़े दंगे फैलाकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, वो गलत थे? या आज जयंत जी अपनी राजनीतिक स्थिति जो बिल्कुल शून्य से खत्म हो गई थी, उसको जोड़ने के लिए सपा के साथ, और क्या है राम मिलाए जोड़ी, जहां आज एक दूसरे को फायदा हो रहा है, इसलिए एक साथ खड़े हैं। लेकिन अवस्थी साहब, मुजफ्फरनगर फसाद का तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही हुआ था। पॉलिटिकल कंपल्सन है इनका, आप समझिए, जयंत जी का पॉलिटिकल कंपल्सन है, क्योंकि उनको सपा के साथ खड़ा होके इस समय का जो वहां का जो वहां के जो किसान है, गन्ना किसान है, उनका जो मूड है उसको फायदे में लेने के लिए इन्होंने इस तरीके का गठबंधन किया है। मेरा कहना है 1 हफ्ता और रुकिए, हो सकता है जो जाट समाज आज हमसे थोड़ी दूरी, कल की आपने बैठक देखी होगी, कितने लोग वहां आए, कितने समाज के लोग
कितने ठीक। समाज के लोग, जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं, गांव के पंचायत हैं, वो सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक, इंद्रजीत साहब, बात नहीं करनी चाहिए जी। एक सवाल है मेरा, ऋषि मिश्रा साहब कहें जी। मेरा एक सवाल है, पूछे। देखिए इनके जो वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता सतपाल मलिक जो वर्तमान में गवर्नर हैं, वो खुद भाजपा से नाराज हैं। तो आप, जब आपकी जो शीर्ष नेता हैं वेस्टर्न यूपी के, जिनको आपने गवर्नर पद से सुशोभित किया, उनके बार बार बयान आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो आपको क्या लगता है? दूसरा, मैंने जो सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया। चुनाव आप लड़ रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, मैं चुनाव लड़ू बिहार में, अब बैठक करूं दिल्ली में। जी, अवस्थी साहब क्या कहना चाहेंगे? जवाब दे देता हूं। मिश्रा जी, मैंने आपको कहा साहब सिंह वर्मा और उनके बेटे दोनों लोग जाट समाज के एक बड़े नेता हैं दिल्ली में और बड़ा कद रखते हैं, तो पहली बैठक वहां पे करी गई है। हम अगली बैठक वेस्टर्न यूपी में आपके पास जाट जहां पर वेस्टर्न यूपी में आप कहोगे वहां पे करेंगे, पहला विषय। दूसरी चीज जो आपने बात कही कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, हमारा राजनीति है, हमको जिसके साथ जुड़ना होगा, जिसके साथ जैसा जोड़ना होगा, हम चुनाव में जिस तरीके से प्रयास करना चाहेंगे और करेंगे, किसी से डरते नहीं है भाई। और आने वाले समय भी बता देगा आपको कि किसी भी समाज में कोई एक तरफ, आज टिकैत साहब क्यों नहीं बोल रहे? टिकैत साहब ने कभी कहा क्या कि बीजेपी के विरोध में वोट दो? क्योंकि यदि उनको लगता है कि कल, या जयंत जी को लगता है कि कल उनको बीजेपी के साथ खड़े होने से कुछ फायदा हो सकता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो सकती है, तो वो वहां खड़े होंगे। ये सत्य और सत्य की लड़ाई है। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंद्रजीत साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है, ठीक है अवस्थी साहब, अब इंद्रजीत साहब से भी इस बारे में चाहेंगे जानना कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जब जाट नाराज है बीजेपी से, क्या वो मान जाएंगे? कोशिश जो है अमित शाह की भरपूर है। अगर हम पिछले इलेक्शंस की भी बात करें तो तब भी कहीं ना कहीं जाट नाराज थे, लेकिन अमित शाह ने मना लिया था। तो इस बार भी मुमकिन है कि मना लेंगे और जो पहले सपोर्ट मिला 2017 और 19 में, वो बीजेपी को फिर मिले। मैंने 2-3 बात करी थी, मुझे उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए बीजेपी की तरफ से भाई साहब जो मेरे बैठे हैं, मेरे सम्मानित भाई। एक तो मैंने पूछा कि 2017 में भी मीटिंग करी गई थी सर छोटू राम जी के जो परिवार के नाती हैं शायद, उनके साथ कि हम आरक्षण पे आगे बढ़ेंगे। उस पे ये 5 साल में कहां बढ़े, एक बात। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था, इसका भी जवाब नहीं मिला। दिल्ली से मात्र 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर 3 बॉर्डर थे जहां किसान बैठे थे। इसको खाली जाट बिरादरी से मत जोड़िए, किसानी 36 बिरादरी करती है, पूरा किसान नाराज है इनसे। आप मुझे बताइए, हर जाति हर धर्म का किसान बॉर्डर पे बैठा था, गाजीपुर पे, सिंगू बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर पे। आज अमित शाह जी गृह मंत्री साहब जब इकट्ठा कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए 14 महीने में एक बार चले जाते हैं, सबको अच्छा लगता। बात बनती या नहीं बनती है बात की बात है, कम से कम उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका दुख सुनने के लिए जाते, एक बात। और दूसरी बात, बीजेपी ने तो उनके सांसद कार्यकाल खत्म होते ही कोठी खाली करा ली। और आप दूसरे के घर में पत्थर तब मारेंगे, पहले अपने घर को तो बचाइए। ठीक है इंद्रजीत साहब, आपने कई सवाल पूछे, इस पर अवस्थी साहब का रिएक्शन जरूर जानेंगे। अवस्थी साहब आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन ऋषि मिश्रा साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मीटिंग जो कल की हुई, क्या इससे अब जो जाट और किसान नाराज थे वो अब सिनेरियो बदल जाएगा? क्या 19 और 17 वाला जो सपोर्ट मिला था वो फिर मिल सकता है, या फिर कल की मीटिंग से कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि, देखिए जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद खासकर जाट समुदाय में और गुज्जर समुदाय में बीजेपी के लिए आक्रोश है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बैठकों से इनके घाव पे मरहम लगाया जा सकता है। मैं इंद्रजीत जी की बात से सहमत हूँ। यदि हो सकता है कि हर इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां यदि हो गई तो माफी मांगने में कोई छोटा दिल नहीं दिखाना चाहिए। और अमित शाह जी को बिल्कुल उन वेस्टर्न यूपी में जो किसान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं आंदोलन में, उनके घर पे जाना चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदारी निभानी चाहिए। सिर्फ आप दिल्ली में बैठ के करने से आप जाटों को नहीं लुभा सकते हैं। और कल जाटों का 2 प्रमुख मांग थी अमित शाह जी की बैठक में। एक तो
जाट रिजर्वेशन को बीजेपी क्या या केंद्र सरकार कब लागू करती है। दूसरा जो गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको 14 दिन में भुगतान किया जाए। तो ये दो प्रमुख मांगे हैं वहाँ के जाटों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल जो दिल्ली में जाटों की बैठक हुई है, कौन कौन से जाट नेता गए हैं, क्या बीजेपी से जितने मुझे जो मंच पे जितने भी दिखे कल, संजीव बलियान से लेके प्रवेश वर्मा से लेके सब बीजेपी से संबंधित जाट नेता थे। आम जाटों की भागीदारी मुझे उसमें कम दिखी। तो सवाल ये उठता है कि आपको मरहम लगाना है, वेस्टर्न यूपी में बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता है कि इन बैठकों से दूरियां कम होगी। एक महत्वपूर्ण बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा कि देखिए एक कहावत है और मैं ये आप वेस्टर्न यूपी को समझती होंगी, जाट और मुसलमान का जो इक्वेशन होता है करीब करीब 70 विधानसभा में 50 to 60% का है। और ये इक्वेशन यदि चुनाव तक बनी रही, जो भाईचारा है हिंदू और मुसलमानों की भाईचारा है, ये वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, आपकी इसी बात पर, आपकी इसी पॉइंट पर आपसे ही जानना चाहूंगी कि कल की जो मीटिंग हुई उसमें कई तरह के बयान, स्टेटमेंट जो है अमित शाह ने दिए हैं और कहा कि अगर आरएलडी और सपा आ जाती है तो जयंत चौधरी नहीं राज करेंगे, आजम खान राज करेंगे। तो इस तरह के बयान जो है ये कहीं ना कहीं फिर से पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करने की कोशिश है यहाँ पर। क्या ये इस बार चलेगा? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अमित शाह जी का जो वेस्टर्न यूपी में पहली दौरा हुआ है उसमें कैराना गए हैं। कैराना के बाद जब कल की जो बैठक हुई है उसमें आजम खान को कहीं ना कहीं कोट किए हैं। कल जो झांकियां लखनऊ में निकली है गणतंत्र दिवस पे, उसमें सलम मणि त्रिपाठी हैं जो सीएम के मीडिया एडवाइजर, उन्होंने तुलना दो धर्मों के बीच में तुलना किया है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है ध्रुवीकरण के राह पे चलना चाहती है और ये भाजपा का इतिहास रही है। किसी भी आप चुनाव में देख लीजिए, चाहे बिहार का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो या लोकसभा 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, डेवलपमेंट्स भाजपा शुरू करती है और लास्ट में जो भाजपा का ब्रह्मास्त्र है ध्रुवीकरण, उस पे जाके चुनाव को खत्म करती है। लेकिन ये डिसाइड वेस्टर्न यूपी और उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि आप ऐसे जो राजनेताओं का, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा होता हो, चाहे बीजेपी की तरफ से होता हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल लोगों को डिसाइड करना होगा कि वो किन मुद्दों पर, किन बातों पर जो है अपने लीडर्स चुनेंगे। अवस्थी साहब, कई बातें ऐसी जो इंद्रजीत साहब ने भी उठाई और ऋषि मिश्रा साहब ने भी सवाल किए कि कई मांगे थी पूरी नहीं हुई और इस बार भी जो है कल की मीटिंग में भी अमित शाह के सामने जाट लीडरों ने कई मांगे रखी। हालांकि अमित शाह ने तमाम तर बातों पर कहा कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। क्या की जाएंगी? शुगर केन के मिल के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई शुगर केन मिल बंद नहीं की गई, उनको मॉडर्नाइज किया गया, लेकिन पेमेंट बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से उनके मुतालबात है। कब होगा ये सब? देखिए पिछले 5 सालों के पहले जब गन्ना का पेमेंट कितना बाकी था ये सबको मालूम है। सपा की सरकार में उसको पेमेंट किया गया और बहुत तादाद में किया गया। जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी उसको चालू किया गया। और तीसरी बात जो बार बार हमारे लोग कह रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ में आरएलडी के प्रवक्ता भी हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई चुनाव है, हम तो सबसे बात करेंगे और समय आपको बता देगा कि जिन लोगों ने आप लोगों के ऊपर जान तक लेने का हमला किया, जब यहाँ पे आपका जाट समाज और पूरा जो मुसलमान समाज के बीच में दंगा चल रहा था और आग लगी हुई थी मुजफ्फरनगर में, तो वहीं पर सपा के लोग सफाई में नाच और डांस देख रहे थे और खेल रहे थे। तो ये आप भूल जाओगे क्योंकि आज आपका कंपल्सन है इस चीज का। मैं ये बार बार आपको याद दिलाता हूं कि हम आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे और आप 9 तारीख के पहले देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त अब कम है, 1 मिनट का वक्त है हमारे पास। इंद्रजीत साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अमित शाह का कहना है कि आरएलडी सपा को लाओगे तो क्या आप चाहते हो कि अखिलेश यादव सीएम बने? क्या जाट ये चाहते हैं? उनका कहना है कि जाट ये नहीं चाहते कि अखिलेश यादव कभी सीएम बने। क्राइम फिर उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पहले था और हमारे जो नौजवान है, जो यूथ है, वो जेलों में पाए जाएंगे। की बात यह है, डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है बीजेपी की, ये वो बात का आपस में गैप बढ़ा के उस काम को करना चाह रहे हैं। आप देखिए ना, ये चुनाव 80 और 20 पे लड़ रहे हैं। जो मैंने बातें पूछी बीजेपी के साथी ने,
एक भी बात का मेरा प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपने कोठी खाली कराई, उसका जवाब नहीं दिया। हरियाणा में बिजली सस्ती है, यूपी में महंगी है। हरियाणा में गन्ने का रेट फालतू मिल रहे हैं, यूपी में कम मिल रहे हैं। 4000 करोड़ रुपया आज भी गन्ना किसान का बाकी है। अरे भाई, जो आपने बिल पेमेंट कर दिया, मैडम मैं आपके नोटिस में डालता हूँ, चीनी मिल कोई सी भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश की हो चाहे वर्ल्ड की, मैं कहीं भी हो, चीनी मिल में पहले ड्राफ्ट जमा होता है पेमेंट का, चाहे सरकारी आदमी खरीदे प्राइवेट आदमी खरीदे, और उसके बाद उसका डीओ बनता है चीनी बाहर निकलने का। आप चीनी बेचेंगे तो नगद और गन्ना उधार खरीदेंगे, और अगर बिजली का बिल रुक जाएगा किसान का तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर देंगे। ये कहाँ का अन्याय है? ये कैसे लोग भूल जाएंगे? आपने लाठियां बांधी, जयंत चौधरी जी का लाठियां बांधी, आपने पेमेंट कर दिया, कोई एहसान करा? किसान कहता है कि मेरे को आपकी, हालांकि इंद्रजीत साहब, बीजेपी का अभी भी मानना है कि जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, वो राइट चॉइस होगी। अब वो राइट चॉइस होगी कि नहीं और इससे आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, वो देखने वाली बात होगी। जहां तक 2017 और 19 का सवाल है, जाट सपोर्ट बहुत मिला था बीजेपी को, लेकिन क्या इस बार वो इक्वेशन बदल जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। ऋषि मिश्रा साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब और इंद्रजीत सिंह साहब, अब तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।